प्यारे दोस्तों, स्वागत है कथा विस्तार चैनल में। आज की कहानी मम्मा आपको भी हक है खुश रहने का। 3 महीने लगातार सोचने के बाद सुमिता जी ने आज हिम्मत करके की मन की बात अपनी बेटी से। उन्होंने कहा, बेटा सुनो, आज मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ वह मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। मैं पिछले कुछ समय से अपने ही साथ लड़ रही हूँ कि मुझे यह कदम उठाना है या नहीं। मम्मा क्या हुआ है? ऐसा क्या हो गया जो मेरी बहादुर मम्मा को परेशान कर रहा है? प्लीज बताओ मम्मा। फिर उन्होंने अवधेश जी के बारे में बताया कि अवधेश जी के साथ मिलना, उनके साथ वक्त बिताना उनको कितना अच्छा लगता है। मम्मी, अवधेश अंकल वही वाले ना जिनके बारे में आपने पहले भी 1-2 बार बताया है कि वह आपके लाइब्रेरी वाले ग्रुप में हैं। हाँ, याद आया, वही ना जिनसे आपने पिछले साल मीरा आंटी की पार्टी में मिलवाया था। हाँ हाँ, वही बेटा। अच्छा, राधिका ने पूछा, मम्मा आप पहली बार उनको कहाँ मिले थे? अवधेश अंकल काम क्या करते हैं? बेटा वह भी मेरी तरह एक फ्रीलांस राइटर हैं। तब सुमिता जी ने अपनी बेटी को शुरू से अंत तक बताया कि 2 साल पहले लाइब्रेरी में ही उनकी मुलाकात अवधेश जी से हुई थी। एक दिन वह लाइब्रेरी में बैठकर अपना मनपसंद साहित्य पढ़ रही थी कि अवधेश जी एकदम उनके सामने आकर खड़े हो गए। पहले उन्होंने माफी मांगी कि वह उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा, क्या आपके पास 500 रुपए की चेंज मिल जाएगी? मेरे पास खुले पैसे नहीं है और मेरी कैब वाले के पास मोबाइल फोन से पेमेंट की सुविधा नहीं है। उनका मनी बैग उनके पास में ही रखा था, तो उन्होंने उसमें देखा, पर उसमें इतने पैसे ही नहीं थे। फिर वह उठी और लाइब्रेरी के दरवाजे के पास के रैक में रखे अपने बड़े बैग में देखने गईं। उस बैग में उनको पैसे मिल गए और उन्होंने अवधेश जी को वह रुपए दे दिए और 500 का नोट लेके रख लिया। लाइब्रेरी पहली मंजिल पर है। अवधेश जी जल्दी से जाकर वापस आ गए थे। वह एक बार फिर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर साइड वाली टेबल पर अपना लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने लगे। वह काफी देर तक बैठकर काम करते रहे। बीच बीच में उठकर कभी किसी रैक से बुक लेकर आते तो कभी किसी दूसरे रैक से। इस तरह मैं भी रोज लाइब्रेरी जाती रही और अवधेश जी भी लगभग रोज ही मुझे दिखाई दे जाते थे। लाइब्रेरी में और भी बहुत से लोग आते हैं, वहां बैठकर रीडिंग या राइटिंग में बिजी रहते हैं। अवधेश जी भी उन्हीं में से एक थे। मेरी उनसे उस दिन के बाद कभी बात नहीं हुई। बेटा तुम्हें तो याद ही होगी 2 साल पहले वाली मेरे पैर की चोट, जब मैं 3 हफ्ते तक बिल्कुल उठ भी नहीं पाई थी। तुम्हारा तो पहुंचने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। चक्षु और नैना भी नहीं पहुंच पाए थे। तब मेरे लाइब्रेरी वाले रेगुलर रीडर्स लाइब्रेरियन से मेरा फोन नंबर और एड्रेस लेकर घर तक आए थे। उन्हीं के साथ अवधेश जी भी आए थे। मुझे हैरानी हुई थी कि उन सबके आने पर बहुत सुकून भी मिला कि बच्चों के दूर होने के बावजूद मैं अकेली नहीं हूं और अपनी ही तरह के साथियों के साथ हूं। यूं तो मेरे आसपास के फ्लैट्स में दूसरे लोग भी मुझे जानते हैं, पर उस दिन से आज तक अवधेश जी ने हर चीज में साथ दिया है। पहले तो मेरे ठीक से चलने तक लगातार आते रहे। फिर ठीक होने के बाद चाहे किताबों के बारे में घंटों बात करना हो, साथ बैठकर चाय पीना और कभी कभी मित्र मंडली की पार्टियों में जाना। जब भी मैं अपनी मित्र मंडली के साथ टूर पर गई तो इन 2 सालों में अवधेश जी को भी उसी ग्रुप का हिस्सा होना था। बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मेरे लिए अपनी यह सब चीजें शुरू की, नहीं तो उनको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। फिर आज से 3 महीने पहले अवधेश जी ने एक दिन मुझसे कहा कि क्यों ना हम अपने आगे की जिंदगी एक साथ बिताएं। बेटा मैं एकदम चौंक गई थी उस वक्त और अचानक बोल उठी, क्या अवधेश जी, मैं और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। हाँ सुमिता जी, वही मैं भी करता हूँ, इसीलिए इतना बड़ा फैसला लेना चाहता हूँ। अपनी इस गहरी दोस्ती को और मजबूत करना चाहता हूँ। अवधेश जी लोग क्या सोचेंगे? इस पर उन्होंने कहा, पिछले 12 साल से कितने ऐसे लोग हैं आपके साथ और पिछले 5 साल से कितने ऐसे लोग हैं मेरे साथ जो फोन करके पूछते भी हैं,
भाई भाभी जी को गए हुए इतना वक्त हो गया, दोनों बेटियों को भी ब्याह चुके हो, अब अकेले कैसे जीवन काट रहे हो? टाइम किसके पास है? फिर हम क्यों ना अपना अकेलापन बांट लें? जब अपने ही बच्चे, चाहे आपके हों या मेरे, अपनी जिंदगी की मजबूरियों के चलते इतने व्यस्त हो गए हैं कि कभी कभार ही उनको याद आ जाता है कि मम्मी हैं या पापा हैं। मुझे भी लगा कि वह कह तो बिल्कुल ठीक ही रहे हैं, क्योंकि तेरे पापा के जाने के बाद से आज तक तुम्हारी बुआ या चाचा या उनके परिवार के लोग फॉर्मेलिटी के लिए ही तो मिलते हैं। फिर आगे सुमिता जी ने कहा, बेटा मैं तुम लोगों की मजबूरी भी समझती हूँ, अब तू अपने तरफ ही देख। 7 साल पहले तुम रॉबर्ट के साथ शादी के बाद सिंगापुर में बस गई हो और 4 साल हो गए हैं चक्षु और नैना को बेंगलुरु में रहते हुए। शादी के बाद से तू अब तक 3 बार ही आ पाई है। चक्षु भी इस साल में 1 बार से ज्यादा नहीं आ पाता है। अगर देखा जाए तो ये रहा सिंगापुर और ये रहा बेंगलोर। तुम दोनों ही मुझे अपने पास बुलाते तो हो, पर मैं जन्म से लेकर आज 55 साल तक यहीं दिल्ली में रही हूं, तो मुझे यहां से छोड़कर कहीं और जाने का ख्याल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैं आ भी जाऊं तो तुम लोगों के पास टाइम ही कहाँ होता है, ना ज्यादा बात कर पाते हैं और ना ही शायद हम लोगों के पास इतने कॉमन टॉपिक ही होते हैं बात करने के लिए। अवधेश जी की भी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं और दोनों ही लंदन में हैं। यही हाल उनका भी है। हम दोनों ही लड़ रहे हैं, एक तरफ अपनी बढ़ती उम्र के साथ और दूसरी तरफ अकेलेपन से। हाँ मम्मा, आप कह तो सही रहे हो। बेटा सच कहूं तो तेरे पापा के जाने के बाद मुझे एक ताकतवर औरत होकर खड़ा होना पड़ा था। बहुत समय बीत गया है, अंदर से बहुत अकेली तो मैं भी पड़ गई हूं, और अच्छा लगता है जब घर पर कोई बात करे और सुख दुख बांट ले। अवधेश जी और मेरे इंटरेस्ट कॉमन हैं, और वह मेरा और मैं उनका अच्छे दोस्तों की तरह बहुत ख्याल रखते आए हैं। शायद इसी दोस्ती को एक नाम देकर हम और गहरे जुड़ना चाहते हैं। तो मम्मा जब आपको ठीक लग रहा है तो फिर तो बात ही क्या है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको जीवन के इस मोड़ पर एक साथी मिल रहा है। चक्षु को भी अच्छा ही लगेगा, यह मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि जब पापा गए तब मैं और चक्षु बड़े बड़े थे। हमने आपको पापा की याद में रो रो कर, बिखर बिखर कर, फिर खुद को खड़ा करते समेटते हुए देखा है। मम्मा आपको भी हक है खुश रहने का, अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने का। अब और किसी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। मम्मा आप रिलैक्स हो जाइए। अवधेश जी के बारे में सब कुछ अपनी बेटी के साथ शेयर करके आज वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। फिर उधर फोन रखते ही राधिका ने चक्षु को फोन मिलाया और सब कुछ बताया। यह भी बताया कि मम्मा काफी समय से घुट रही थी, पर हमसे शेयर नहीं कर पा रही थी। तब चक्षु बोला, दीदी इधर मैं और नैना भी मम्मा के बारे में सोचते तो हैं, पर हमारे पास सचमुच दिल्ली जाने के लिए वक्त नहीं होता है। दीदी मुझे तो सुनकर अच्छा लग रहा है कि मम्मा खुश रहेंगी, और वैसे भी बहुत साल से मन से तो अकेली ही है ना। दीदी मेरी दोस्त राम्या के पापा ने 65 की उम्र में सीनियर सिटीजन कैंप में जाकर शादी कर ली है। हम सबको अच्छा लगा कि चलो उनको इस उम्र में साथी मिल गया। मैं तो पहले ही 1-2 बार आपसे कह चुका हूं कि मम्मा को भी अपने लिए सोचना चाहिए। हाँ यह बात अलग है कि हम उनके सामने उनसे कुछ नहीं कह पाते कि उनको यह ना लगे कि खुद टाइम नहीं दे पाते, तभी मुझे ऐसी सलाह दे रहे हैं। हम दोनों बहुत खुश होंगे अगर मम्मा खुश हैं। और फिर 15 दिन बाद चक्षु, नैना, राधिका, उनका दामाद रॉबर्ट और अवधेश जी की बेटियां पाखी और पंखुड़ी वीडियो कॉल से उनकी शादी में शरीक हुए, और उसके साथ हो गई अवधेश जी और सुमिता जी के एक मजबूत बंधन की शुरुआत। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? मम्मा आपको भी हक है खुश रहने का। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद हो, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।